हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई रक्षाबंधन था, आपको हॉलीडे भी मिला 1 डे का और आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। फ्रेश होके आज वापस से आप केमिस्ट्री की दुनिया में आ गए हैं। तो आज कौन सा टॉपिक शुरू होने वाला है? आज का टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। टॉपिक कौन सा है स्टूडेंट? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। केमिस्ट्री जो कि इंटरेस्टिंग बातें हैं ना, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी हमने स्टार्ट किया है जो केमिस्ट्री का अच्छा वाला पोर्शन है। ये वाले चैप्टर्स में ना न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले, सो बी हैप्पी। यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन के क्वेश्चंस होंगे। जितनी भी थियरी पोर्शन आप पढ़ रहे हो, वो थियरी पढ़ने के बाद उनको अप्लाई कैसे करना है वो इन चैप्टर में आपको समझने के लिए मिलेगा। मतलब आप नॉलेज को जितनी तरीके से अप्लाई कर सकते हो ना, वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। कोई क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं होगा। आपको थियरी का एक एक लाइन डिटेल में, डेप्थ में, टेक्स्ट बुक से पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद समझना भी पड़ेगा। जितने अच्छे से ना आप चीजों को कोरिलेट कर पाओगे, उतने अच्छे से यहाँ पे आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इस चैप्टर के हर एक एमसीक्यू को अच्छे से सॉल्व करना है, तो वो चैप्टर के अंदर खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो सेल्फ इन्वॉल्वमेंट वो होना ही चाहिए ताकि आप चीजों को इजीली सॉल्व कर पाओ। रीड योर टेक्स्ट बुक सबसे पहले, और उसके बाद वॉच दिस वीडियो, उसके बाद मेक योर नोट्स और फिर सॉल्व क्वेश्चंस। तो चले आज के सफर की ओर। पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन और दूसरा वर्ड है एंथैल्पी। अब ये दोनों वर्ड अगर समझ में आते हैं तो थियरी में कोई भी इश्यू ही नहीं होगा। अब से केमिस्ट्री में ये नया वर्ड शुरू होने वाला है, एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब पहले समझो। एंथैल्पी यानी कि एनर्जी, और एनर्जी वो किस फॉर्म में? तो हीट फॉर्म में। यहाँ पे एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, और हीट का स्पेलिंग स्टार्ट हुआ है एच से। तो एंथैल्पी का सिंबल होगा एच, और चेंज इन एंथैल्पी which is delta H. It is called delta. कहीं पे भी लिखा है ना बच्चों डेल्टा H, अब एवरी डे आने वाला है डेल्टा H, पूरी केमिस्ट्री में आने वाला है डेल्टा H। तो डेल्टा H ओ चेंज इन एंथैल्पी। तो इतना इजीली आप इसको समझा करो। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी एनर्जी तो है, बट किस चीज के लिए एनर्जी है? तो आयोनाइजेशन के लिए है। केमिस्ट्री में जितनी भी एंथैल्पी आने वाली है, जैसे मैं आपको एक इन शॉर्ट वर्जन दे रही हूँ कि भाई न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, लेटिस एंथैल्पी, लेटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो ऐसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ऐसे बहुत सो मैनी एंथैल्पीज आपको पढ़नी है केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे एंथैल्पी वर्ड कॉमन रहेगा, एंथैल्पी यानी हीट। आगे का वर्ड चेंज होगा। आगे का वर्ड क्या होगा? तो जो रिएक्शन होगा, जैसे न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, अगर आपको समझना है न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, तो आप सिर्फ वर्ड से समझ सकते हो कि भाई न्यूट्रलाइजेशन तो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन तो एसिड के अंदर बेस डाल दिया, बन गया सॉल्ट एंड वाटर, वो वाले प्रोसेस को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन।
और वो प्रोसेस के ड्यूरेशन में जो हीट चेंज होने वाला है इसको बोलेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी। सो यहाँ पे बच्चों आपको आज ये समझना है, आज से जो शुरू हो रहा है एंथैल्पी टर्म, तो वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो आप वन वर्ड में ऐसा बोल सकते हो कि एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन। वन वर्ड में क्या बोलोगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन प्रोसेस। तो ओके स्टूडेंट्स, एंथैल्पी यानी एनर्जी वो समझ में आ गया। अब समझना है हमको आयोनाइजेशन वर्ड। मैं क्यों इतना इसको बार बार बोल रही हूँ? क्योंकि आज से जो ये टॉपिक शुरू होगा ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो केमिस्ट्री में अप टू 12th एवरी डे कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्म में आयोनाइजेशन एंथैल्पी आने वाला ही है। यानी हम कम से कम 100 बार आयोनाइजेशन वर्ड पढ़ने वाले हैं, उसको हैंडल करने वाले हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, हर एक चैप्टर में ये होगा ही होगा। सो ये बेसिक टर्म है और इसको अच्छे से आज समझ लिया 100%। अगर आपको समझ में आता है तो पूरा केमिस्ट्री आपके लिए इजी हो सकता है। ओके, नाउ केमिस्ट्री के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप कौन सा? तो फर्स्ट टाइप है बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकेंड टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट टाइप कैसे रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन, और सेकेंड टाइप के रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब क्यों? तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे हमने हाइड्रोजन को लिया, क्लोरीन को लिया, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस दोनों को एक वेसल में डाल दिया। अब हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, उसके बाद HCl प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन बिना एनर्जी चेंज के वो रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होता है। यानी कि स्टूडेंट्स, वो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो या तो हीट एब्जॉर्ब होता है या तो हीट रिलीज होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो आइदर हीट रिलीज होगा और एब्जॉर्ब होगा। तो वैसा क्यों होता है वो भी समझते हैं। चीजों को आराम से समझेंगे ना तो कभी कोई टॉपिक टफ नहीं लगेगा आपको। यहाँ पे समझो, आपके पास H2 Cl2 और 2 HCl है, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो H2 एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लोरीन एक मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में भी एक बॉन्ड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे HCl में H और Cl के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। सो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, समझो कि जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है इसमें से ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अब आपको पता है ना, कुछ भी अगर ब्रेक करना है आपको तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बोलो। कोई भी चीज को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए चाहिए क्या? एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। इसको ना आपको सप्लाई करना पड़ेगा हीट। हीट यानी कि आपको क्या बोलना है? एंथैल्पी। तो यहाँ पे हीट सप्लाई करने वाले हो और हीट को एब्जॉर्ब करके ये दोनों टूट जाएंगे,
ठीक है, ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, फिर ये दोनों भी ब्रेक हो जाएंगे। तो यहां पे कौन सा प्रोसेस हुआ बच्चों? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि यहां पे मैंने बॉन्ड्स को ब्रेक किया, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे हीट सप्लाई करना पड़ेगा। सो ये वाला प्रोसेस गाइस एंडो हो गया, यानी जो केमिकल रिएक्शन है उस ड्यूरेशन में हीट अगर एब्जॉर्ब होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आइस, एक डिश में आपने आइस क्यूब लिया, एटमॉस्फेयर में ऐसे ही खुला छोड़ दिया, अब आप क्या बोलोगे कि आइस मेल्ट हो गया। ठीक है, प्रोसेस आइस तो मेल्ट हो गया, लेकिन हुआ कैसे? तो वो ऐसे कि जो सराउंडिंग्स है, एटमॉस्फेयर है, उसमें से हीट आइस ने एब्जॉर्ब किया। यहां पे डिटेल थिंग को समझो कि आइस ने किया क्या, तो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया, और हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से आइस मेल्ट हुआ, यानी प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ। समझे आप? सो यहाँ पे पहले ये वाला पोर्शन है वो रिएक्टेंट है, ये वाला जो पोर्शन है वो प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट्स है बच्चों और ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि जो रिएक्टेंट है उसके बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होने वाले हैं, और ब्रेक करने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब सपोज इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया 2000 किलो जूल पर मोल एनर्जी, सपोज इसने एब्जॉर्ब किया। तो जब कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, समझना बातों को, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो उसका जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव साइन होता है। हीट एब्जॉर्ब होगा तो उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है तो हीट एब्जॉर्ब होता है। अब यहां पे क्या हुआ वो ध्यान से देखो। तो H और Cl के बीच में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस इससे ऑपोजिट होता है। यहां पे जब कोई बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हीट सप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हीट रिलीज होता है। सो यहाँ पे प्रोसेस कैसा है बच्चों? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी अब समझो कि अगर आपके पास कप ऑफ टी और वो भी गर्मा गर्म चाय है, तो ओवर गर्म जो टी है आप करोगे क्या? तो उस कप को ऐसे टेबल पे छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद आपका ऑब्जर्वेशन होगा कि भाई जो चाय है वो ठंडा हो गया है। अब इसको डिटेल में आप ऐसे बोल सकते हो कि चाय के अंदर जो हीट था, चाय के अंदर जो हीट था वो कहाँ गया? तो एटमॉस्फेयर में चला गया। जैसे आइस ने क्या किया था? एटमॉस्फेयर से हीट गेन किया था। चाय ने क्या किया? अपना हीट एटमॉस्फेयर को दिया। यानी ये वाला चाय जब ठंडा होता है तो प्रोसेस एक्सो होता है, यानी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है तो एंडो है, तो बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होगा तो वो एक्सोथर्मिक होगा। समझे आप? तो यानी यहाँ पे ओवरऑल हीट रिलीज होगा। हीट क्या होगा? यहाँ पे रिलीज होगा, और जब रिलीज होगा ना तो यहाँ पे उसका जो सिंबल है वो नेगेटिव आता है।
तो यहाँ पे सपोज 3000, ये मैं तो गप्पे मार रही हूँ, मुझे तो सिर्फ आपको ये चीजें समझानी है कि वो लिखना कैसे है। तो यहाँ पे वो एब्जॉर्ब हुआ तो प्लस 2000, यहाँ पे वो रिलीज हुआ तो माइनस 3000, यानी ये एब्जॉर्ब हुआ तो प्लस, ये रिलीज हुआ तो माइनस, और ओवरऑल चेंज आप देखोगे, ओवरऑल चेंज तो ओवरऑल आंसर ये 2000 एब्जॉर्ब होता है, तब 3000 रिलीज होता है, तो ओवरऑल आंसर आपका नेगेटिव आने वाला है। तो जब ओवरऑल आंसर नेगेटिव आता है ना, तो यहाँ पे हीट रिलीज होता है, वैसा इसका मतलब होता है। सो यहाँ पे बच्चों कोई रिएक्शन के ड्यूरेशन में जितने भी स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और हर एक स्टेप में जो एनर्जी चेंज होता है, वो हर एक स्टेप का ग्रैंड टोटल मिलके लास्ट वाला ओवरऑल चेंज बनता है। इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना समझाना था कि ये एंथैल्पी वर्ड है क्या और क्यों ये वाले रिएक्शन के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। तो एंथैल्पी यानी चेंज इन एनर्जी। कोई भी केमिकल रिएक्शन बिना चेंज के कभी होता ही नहीं है। अब प्रोसेस को समझना है कि व्हाट इज आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने का प्रोसेस। अब समझो कि भाई कोई हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल है, मीथेन मॉलिक्यूल को मुझे आइसोलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है कैसे बनता है वो समझो कि ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का मतलब होता है बंच ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल का मतलब होता है बच्चों बंच ऑफ एटम्स, यानी यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं और ये वाले सारे एटम्स ने मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया है। अब इन मॉलिक्यूल से मुझे कोई एक एटम को आइसोलेट करना है। मॉलिक्यूल में से कोई एटम को क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट। जैसे हाइड्रोजन है तो आपको पता है कि नेचर में हाइड्रोजन जो है इट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ एच, ऑलवेज नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, तो ये H2 के फॉर्म में ही मिलने वाला है। यानी हाइड्रोजन आपको हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो आपको मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा। कौन से फॉर्म में मिलेगा बच्चों, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटम को आइसोलेट करना पड़ेगा, यानी H2 मॉलिक्यूल जो है इसको ब्रेक करके खाली एक हाइड्रोजन एटम को मुझे लेना है, आइसोलेटेड एटम। कभी कोई सॉलिड सब्सटेंस होता है तो सॉलिड को ब्रेक करना होता है और उसमें से एटम को निकालना होता है, और फिर उसको एटम को किसी एटम को कैसे निकालोगे, तो वो गैसियस फेज में निकाल सकते हो। यहाँ पे मेरा फोकस वर्ड है गैसियस फेज। अभी धीरे धीरे आप चीजों को समझ जाओगे, भले प्राइमरी लेवल पे टफ लगे लेकिन आप आराम से ये चीज समझ पाएंगे। मुझे पता है कि कोई भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम आप ले लो, आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो सपोज चलो मैंने लिया सोडियम गैस। अब सोडियम गैस वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम प्लस आयन बनेगा। समझ रहे हो बच्चों कि आइसोलेटेड सोडियम गैस न्यूट्रल एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, वो बन गया Na+ गैस। यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आयन हुआ। आपको ये समझना है कि ये जो न्यूट्रल एटम था उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो पॉजिटिव आयन बन गया,
वो वाली प्रोसेस को बोलना है आयोनाइजेशन। अब आपको कोई आके बोले कि आयोनाइजेशन क्या होता है, तो आपको फटाक से बोलना है कि भाई गैसियस न्यूट्रल एटम होता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जब वो पॉजिटिव आयन बनाएगा तो उस प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोलना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, समझो कि गैसियस न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, वो वाली प्रोसेस को बोलना है आयोनाइजेशन। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई उसमें हीट एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा, तो सोचना है। यहाँ पे रट्टा मत मारो, खुद समझो कि ये सोडियम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1। यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब भी आप रिलीज करोगे ना तो वो वैलेंस ऑर्बिट से ही जाएगा। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट से जाता है, लास्ट ऑर्बिट से जाता है। अब सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिना किसी फोर्स के नहीं रुका होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस के प्रोटॉन और ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब सोचो, इस अट्रैक्शन फोर्स को आप ब्रेक करोगे ना तभी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो पाएगा। वैसे भी ना बच्चों आपको पता है कि न्यूक्लियस ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, उसको फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में आना था, तो वो क्या करता था, तो हीट एब्जॉर्ब होती थी बच्चों, लोअर टू हायर मूव ऑन होता था। तो और आपको पता है कि जब ये बहुत हीट एब्जॉर्ब कर लिया था तो वो ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ गया था, और जो बाहर आ गया था इसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस का ये मतलब नहीं कि वो बहुत दूर चला जाता है, भाई एटम तो बहुत छोटा है, उसके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब बहुत 1-2 सेंटीमीटर भी इनफाइनाइट हो जाए, यानी इन शॉर्ट वो एटम को छोड़ देगा, अपने पापा को वो छोड़ देगा और पापा को छोड़ के घर के बाहर निकल जाएगा, और उस ड्यूरेशन में उसको एनर्जी चाहिए होती है, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो उसका अब डेफिनेशन लिखो। व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from gaseous neutral atom to form electron from 1 mole gaseous neutral atom to form 1 mole positive ion is called आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे बच्चों एक एक डेफिनेशन को आप 10 टाइम मन में बोलो।
कल मैं पूछने वाली हूँ सबको, सबसे पहले हर एक स्टूडेंट ये डेफिनेशन बोलेगा, उसके बाद में हमारा लेक्चर शुरू होगा। हर एक स्टूडेंट को बोलना है कल कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। समझो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, और उसके लिए जो एनर्जी आप देने वाले हो वो वाली एनर्जी को आप बोलोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और आप देने वाले हो, यानी आयोनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। आयोनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। यहाँ हीट एब्सॉर्ब ही होगा ऑलवेज इन एनी केस, इन एवरी केस। तो मिनिमम एनर्जी, हेलो एवरीवन ध्यान से सुनो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल गैसियस न्यूट्रल एटम टू फॉर्म 1 मोल पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी यूनिट में हमको एक्सप्रेस करना है, तो वो यूनिट होगा किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी आपको रेफरेंस बुक में मिल सकता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल, तो जनरली हमको तो यही यूनिट से लेना देना है, किलो जूल पर मोल से। यानी व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? अगेन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल गैसियस न्यूट्रल एटम टू फॉर्म 1 मोल पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल सी बात में बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी आप सप्लाई करोगे वो एनर्जी को बोलना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसका यूनिट होगा किलो जूल पर मोल। यूनिट क्या होगा? किलो जूल पर मोल। डन? ओके। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सिंबल क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? तो स्टूडेंट डेल्टा H लिखना है, छोटा सा यहाँ पे I लिखना है। इसका सिंबल डेल्टा H, क्योंकि ये प्रोसेस आयोनाइजेशन है तो यहाँ पे आपको लिखना है I, और इसका जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि आयोनाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी यहाँ पे 100% पक्का हीट एब्जॉर्ब ही होने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आयोनाइजेशन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो हम थोड़ी ओवरऑल बातें पढ़ लेते हैं, इसके बाद में जो ट्रेंड है, पीरियोडिक ट्रेंड, वो समझेंगे। तो ओवरऑल जो अपने मन में अपने आप से समझ में आता है वैसी बातें। तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे हम सोचेंगे साइज ऑफ एटम। अब एक हमारे पास एटम है इतू छोटा सा, और एक एटम है इतू बड़ा सा। सोचो, छोटा बड़ा। सपोज छोटा वाला A है, बड़ा वाला B है, तो आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा? दोनों में से आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? B का। क्यों? क्यों B का ज्यादा होगा? तो B का ज्यादा नहीं हो सकता है। सोचो बच्चों, यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, और यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कम डिस्टेंस है। अब यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे कम है।
सो यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कैसा होगा, यहाँ पे कैसा होगा, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन विल बी मोर और यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन विल बी लेस। अब सोचो, ज्यादा अट्रैक्शन में से निकालना टफ होता है या कम अट्रैक्शन से निकालना टफ होता है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन लेस है तो वो जल्दी से टूट जाता है, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो कम चाहिए, यहाँ पे ज्यादा चाहिए। तो स्टूडेंट आप बोल सकते हो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम बी। क्या समझे आप? ध्यान से समझो फिर से कि साइज जितना छोटा होगा उतना फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू भी इंक्रीज होता है, यानी छोटा साइज बड़ा सा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो साइज जितना छोटा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा, तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी साइज डिक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। सो एक फैक्टर यहाँ पे हमको ये ध्यान में रख के चलना है कि वो साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, दूसरी चीज हम दूसरा फैक्टर कौन सा है वो समझते हैं। तो यहाँ पे दूसरा फैक्टर्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक तो वो साइज पे डिपेंड करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये p ऑर्बिटल है और ये भी p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे ये ऐसी p ऑर्बिटल है। अब इन दोनों को क्या बोलते हो आप? तो आपको पता होगा कि ये तीनों फील्ड है, यानी इसको बोलते हो आप हाफ फील्ड ऑर्बिटल और इसको बोलते हो आप फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल। ये है हाफ फील्ड ऑर्बिटल और ये है फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल। अब आपको पता है कि इन केस ऑफ हाफ फील्ड एंड इन केस ऑफ फुल्ली फील्ड दोनों ही केस में एटम को स्टेबिलिटी मिलता है, वो स्टेबल हो जाता है। तो अगर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में किसी की टेंडेंसी ये नहीं होती है कि भाई मैं अनस्टेबल हो जाऊं। यहाँ पे वो एक लूज करेगा तो अनस्टेबल होगा, यहाँ पे लूज करेगा तो वो अनस्टेबल होगा। किसको पसंद है यार अनस्टेबल होना? किसी को भी नहीं, सबको स्टेबल होना है। सो यहाँ पे इन केस ऑफ दैट कि जो हाफ फील्ड होगा और फुल्ली फील्ड होगा तो उनमें से इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होता है। सो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड है तो उसके इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत 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 ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। हमको फोर्सफुली हटाना पड़ेगा इसका इलेक्ट्रॉन। तो वैसे लोग कौन, आप सोचो कि भाई फुल्ली फील्ड वाले लोग कौन है? तो फुल्ली फील्ड वाले लोग, हाफ फील्ड वाले लोग आई थिंक 15 नंबर का ग्रुप है और फुल्ली फील्ड देखो ना तो 18 नंबर का ग्रुप। 18 नंबर के ग्रुप में कौन लोग हैं? इनर्ट गैसेस हैं सारे, और जितने भी इनर्ट गैसेस हैं उनकी लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से फुल्ली फील्ड है और ये सारे लोग स्टेबल हैं। तो वो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं
ना किसी का इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हीलियम को बोलो कि तू इलेक्ट्रॉन यूज करके आयन बन जा, या नियोन को या आर्गन को बोलना है तो वो काफी टफ होता है। वो लोग इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, तो उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए बहुत 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 ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, यानी हाईएस्ट 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 आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर किसी की है तो वो 18th ग्रुप की है। मैंने क्या बोला कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर किसी का है तो वो 18th ग्रुप एलिमेंट। और आप 15th ग्रुप में नाइट्रोजन ग्रुप में भी देखोगे तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NS2 NP3, यानी यहाँ पे P में 3 इलेक्ट्रॉन है जो कि हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड, ये फुल्ली फील्ड है, ये हाफ फील्ड है 15 नंबर का ग्रुप, तो उसकी भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी बहुत ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर, अगर हम बात करें 2s ऑर्बिटल, सेम क्वांटम नंबर पे 2p भी है, सेम क्वांटम नंबर 2s है 2p है। अब 2s में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है और 2p से रिलीज करना है, तो दोनों में से ज्यादा टफ कौन, 2s वाला इलेक्ट्रॉन या 2p वाला इलेक्ट्रॉन? तो ये फैक्टर भी समझना बच्चों कि s ऑर्बिटल जो है, s ऑर्बिटल, चलो हम 2s की बजाय 4s लेते हैं, 4s 4p, क्योंकि उसमें d भी आता है ना, फिर 4d, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4f। अब 4s का इलेक्ट्रॉन मुझे रिलीज करना है, 4p का रिलीज करना है, 4d का रिलीज करना है, 4f का, क्वांटम नंबर सेम है, ठीक है, क्वांटम नंबर सेम है। तो इनमें से किस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इजीली चला जाएगा वो समझते हैं। तो यहाँ पे जो s ऑर्बिटल है बच्चों वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल है। क्यों? तो आपको पता है कि ये जो सेंटर है और वो सेंटर के सराउंडिंग्स में हर तरफ फैली हुई है, स्फेरिकल है, यानी वो पूरे सेंटर को कवर करती है। हालांकि p ऑर्बिटल वो s ऑर्बिटल से थोड़े लार्ज होते हैं और वो सेंटर को कवर नहीं कर पाते हैं। d तो डबल डबल है इसमें, तो ये तो और लार्ज हो गया, और ये तो बहुत ज्यादा लार्ज होगा। अब ऑर्बिटल्स जितने लार्ज होते हैं वो सेंटर से उतने ही दूर होते जाएंगे, और लार्ज ऑर्बिटल को सेंटर से ज्यादा फोर्स नहीं मिलता है। Z इफेक्टिव, सेंटर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो लार्ज ऑर्बिट को इतना ज्यादा नहीं मिलेगा जितना भी s इलेक्ट्रॉन को होगा। यानी यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट, मैंने आपको समझाया था कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है और सेंटर है, लास्ट इलेक्ट्रॉन और सेंटर के बीच में जो अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जिनको हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा शील्डिंग s का होता है। अगर सबका क्वांटम नंबर सेम है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा s ग्रेटर देन p ग्रेटर देन d ग्रेटर देन f। यानी ये लार्ज ऑर्बिटल है, ये स्मॉल ऑर्बिटल है और ये स्फेरिकल है। तो s इलेक्ट्रॉन p की कंपैरिजन में इजीली नहीं जाने वाला। सो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर सेम क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा s की होगी, उससे थोड़ी कम p की, उससे भी कम d की और उससे भी कम f के लिए होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फैक्टर है एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि स्टेबल, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है। तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को कैसे रिमूव करना है वो आपको समझ में आ गया। और दूसरी चीज मैंने समझाई साइज ऑफ एटम। अब कुछ तीसरा चीज हम समझते हैं, और वो कौन सा?